डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी कृति का तीसरा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। जैसा कि आपको पता है कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। लेखिका अपने कुछ साथियों के साथ में सिक्किम घूमने गई हुई हैं। वहीं की विभिन्न स्थानों का वर्णन उन्होंने किया है। तो हम देखते हैं पिछली क्लास में जहाँ छोड़ा था उससे आगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि लेखिका लायुंग में अपने साथियों के साथ में रात में ठहरी हुई हैं। तीस्ता नदी के किनारे की तरफ वो गई हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं यानी हिलती डुलती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा। अंजुली दोनों हाथों को जोड़ करके, हथेलियों को जोड़ करके जो बना दिया जाता है जिसमें पानी भर जाता है। अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा अर्थात याद आया। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब जहर होता है भाई, है ना। सारी तामसिकताएं बह जाएं। भीतर का सारा जहर, सारी तामसिकताएं, तामसिकताएं मतलब बुरी प्रवृत्तियां, बुरी आदतें बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, अर्थात अंधेरा छा गया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने जैसे उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। आदिम रात्रि यानी आदिवासियों जैसी बहुत प्राचीन रात से बदल करके अचानक से वो परियों की कहानियों जैसी मोहक, मन मोह लेने वाली रात जैसी लगने लगी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है मिला जुला रूप। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कुमारियों को भी मात करना मतलब नवयुवतियाँ जो 18-20 वर्ष के आसपास की उम्र की रहती होंगी, उनसे भी जानदार नृत्य एक 50 वर्षीय महिला ने किया। हम सब अवाक उसे ही देखते रहे। अवाक मतलब बिना बोले। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह हो गई है, देखिए रात निकल गई है। बेहद शांत और सुरम्य, सुरम्य मतलब अच्छी लगने वाली, जिसमें मन रम जाए। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। वहाँ के अधिकांश लोग जो है ये काम करते हैं। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। एक कतरा मतलब एक दाना भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सी लेवल मतलब समुद्र तल से, भाई किसी भी स्थान की ऊंचाई जो है उसको समुद्र तल से नापा जाता है। समुद्र तल को आधार मान करके कोई भी वस्तु उस आधार से कितनी ऊंचाई पर है उसी को उसकी ऊंचाई मान लिया जाता है। तो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। जन्नत आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव एक जगह का नाम है भाई। तो एक लड़के से इन्होंने पूछा कि भाई यहाँ बर्फ़ क्यों नहीं है, तो बोला कि यहाँ प्रदूषण की वजह से स्नोफॉल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन कटाव में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको खूब बर्फ़ मिलेगी, क्योंकि वो तो भारत का स्विट्ज़रलैंड है। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। सुर्खियों में आना मतलब प्रसिद्ध हो जाना, जिसके बारे में सब जानते हो। टूरिस्ट स्पॉट नहीं है मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। गुड़ुप करना मतलब खा जाना। मीठी छिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। मीठी छिड़कियाँ मतलब मीठी मीठी अर्थात प्यार भरे शब्दों में गाय को डांटते हुए उसने भगाया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर चला। अर्थात हम लोग इस उम्मीद में
इस उत्तेजना के साथ, आवेश के साथ, जोश के साथ में कटाव की तरफ जा रहे हैं कि हमें वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी। कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था क्योंकि धुंध की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में, बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, अर्थात हम लोग डर के मारे चुप हो गए। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास, मतलब सब खत्म, सब मारे जाएंगे। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े फिर एक चेतावनी आई, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस प्रकार से यदि दो चेतावनियाँ वहाँ पर दिखी हुई है, आप यदि मैरिड हैं तो अपनी स्पीड को ज़रा कम कर दीजिए, स्पीड को त्याग दीजिए, स्पीड को तलाक दे दीजिए, अर्थात धीरे धीरे चलिए। और दूसरी वाली जो है उसमें लिखा हुआ था कि दुर्घटना से देर भली, अर्थात आप धीरे चलेंगे तो दुर्घटना ही नहीं होगी, सावधानी से मौत टली। यदि आप सावधान रहेंगे तो मौत टल जाएगी, और यदि सावधान नहीं रहे तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला, सृष्टि मतलब दुनिया, संसार, सृष्टि और हमारे बीच में फैला हुआ सन्नाटा भी हट गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। अर्थात मणि ने कहा कि ये तो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे, हरे काले अर्थात कुछ पेड़ पौधे और कुछ पत्थर। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। यहाँ पर पाउडर बर्फ़ के लिए कहा गया है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो मैंने दिया राम रोच्छो। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मतलब बारीक बारीक मोती की तरह गिरने लगी। अर्थात जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे बर्फ गिरने लगी। तिमरो माया सेंदे मलाई सताऊंच, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। भाई ये नेपाली भाषा में है। चहूँ और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, अर्थात उसका मन एकदम थिरकने लगा था, नाचने लगा था, प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। अर्थात जितेन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़, ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे, अर्थात फ़ोटो खींच रहे थे। आगे देखते हैं। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। झनझन करना मतलब ठंड के मारे, लेकिन मन वृंदावन हो रहा था, अर्थात मन तो नाच रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले आऊं कटाऊ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका ने सोचा कि मैं बर्फ़ पे लेटूं जूते वगैरह पहन के, लेकिन उनके पास जूते नहीं थे। सोचा कि जूते किराए पे ले लूं, लेकिन पता चला कि कटाऊ में तो एक भी दुकान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। दनादन मतलब एक के बाद एक बहुत सारे ढेर सारे फोटो भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। अर्थात जब मैं महानगर में चली जाऊंगी तो फिर इन दृश्यों को याद करूंगी। ये डार्क रूम क्या होता है भाई? आजकल तो डार्क रूम का प्रयोग नहीं होता है, पहले हुआ करता था। जब रील वाले कैमरे चला करते थे तो फ़ोटो खींच करके
रील को निकालकर डार्क रूम में ले जा करके और ताकि उस पर किसी भी प्रकार की रोशनी ना पड़े उसको जो है बहुत ही सावधानी से निकाल करके फ़ोटो बनाया जाता था, तो उसे डार्क रूम कहा जाता है। तो इसको यहाँ पर लेखिका ने महानगरों की तुलना डार्क रूम से की है, अर्थात वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस तरह के प्राकृतिक दृश्य नहीं है। तो सब लोग कैमरे में फ़ोटो खींच रहे हैं, लेखिका अपने मन में अपने अंदर फ़ोटो खींच रही है और उनको बाद में वहाँ जा करके याद करेगी, ऐसा वो कहना चाहती है। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अर्थात लेखिका कह रही है कि इतने सुंदर दृश्य है, शायद हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ही परिस्थितियों में बैठ करके वेदों आदि की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही वह करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अर्थात लेखिका का ये कहना है कि यहाँ की ऐसी सुंदरता देख करके कोई अपराधी व्यक्ति भी यदि यहाँ आ जाए तो कुछ देर के लिए तो वो एकदम करुणा का अवतार यानी दया की मूर्ति पूरी तरह से दयालु बन जाए, अपने सारे अपराधों को भूल जाए और अपराधी प्रवृत्ति को भी भूल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही है, इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।